हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा, एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा जिसके बारे में भारतीय शासन प्रशासन के गलियारों में चर्चा तो हमेशा से होती रही है, लेकिन अभी हाल ही में वो एक बार दोबारा न्यूज पर आया है। तो आज के इस सेशन का लक्ष्य ये नहीं है कि अभी हाल ही में जो एक खबर आई है हम उस पर चर्चा करें, बल्कि इसका लक्ष्य ये है कि इससे जुड़ा हुआ जो एक विस्तृत नीतिगत सवाल जो है, उस नीतिगत सवाल को हम समझने का प्रयास करें। यह बात जानने की कोशिश करें कि इस नीतिगत सवाल का जवाब कहां छुपा हुआ है और इसमें एक सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। आप इस सत्र को एक केस स्टडी की तरह ले सकते हैं, आप इस सत्र को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह ले सकते हैं, आप इस सत्र को एक विचार जागृत करने वाले सत्र की तरह ले सकते हैं, जहां पर एक समाचार के जरिए, जो भी हाल ही में समाचार आया है उसके जरिए मैं प्रयास करूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम सबके सामने है और अब से नहीं बहुत वर्षों से हम सबके सामने है, उस मुद्दे पर हम थोड़ी सी चर्चा कर पाएं। इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो बात है न्यायपालिका और राजनीति की। तो जो आज मैं चर्चा आपके साथ करने वाला हूं वो चर्चा है न्यायपालिका की राजनीतिक सक्रियता की, न्यायपालिका व राजनीति। तो अभी पहले आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूं। अभी हाल ही में ये मुद्दा किस लिए उठा कि भाई अभी एकदम तुरंत ये मुद्दा किस लिए उठा कि आप देखेंगे कि कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय। अभिजीत गंगोपाध्याय नाम के कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज हैं, अभी सिटिंग जज हैं। उन्होंने ये निर्णय दिया है, उन्होंने ये एक बात कही है एक मीडिया इंटरैक्शन में कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं, और हालांकि उन्होंने खुल के अभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह के बातचीत है, उससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी दल से, अभी उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो राजनीति से अगर जुड़ रहे हैं तो किस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और अगर वो जुड़ेंगे तो वो अभी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या कोई अन्य चुनाव लड़ने का उनका इरादा है। लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है, क्योंकि मंगलवार के दिन उनको त्यागपत्र देना है, यानी कि आज उन्हें त्यागपत्र देना है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जिस तरह से सभी वहां पे, क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो सभी विपक्षी दल उनके त्यागपत्र का और उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो इन विपक्षी दलों में से ही किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी बस आने ही वाले हैं, तो इनकी टाइमिंग भी थोड़ी सी इस बात की ओर इंगित करती है कि शायद वो आने वाले लोकसभा चुनाव में या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर CPIM, जो बंगाल में 3 प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें से किसी के टिकट पर इस बार शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल दोबारा से यही खड़ा हो गया है कि न्यायपालिका के जो लोग होते हैं उनका राजनीति में आना, क्या यह एक अच्छी खबर है या एक बुरी खबर है? क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए या इसका विरोध किया जाना चाहिए? इसको लेकर हमारा विचार क्या होना चाहिए? इसको लेकर हमें किस तरह से सोचना चाहिए? इसके बारे में ही, इस पूरे सवाल के बारे में ही हम लोग आज यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की जो शासन प्रणाली है, संवैधानिक शासन प्रणाली जो है, उसमें हम जैसा जानते हैं भारत की सरकार के या भारत के शासन के तीन अंग होते हैं। क्या आप जानते हैं भारत के शासन के 3 अंग होते हैं? व्यवस्थापिका, जिसमें संसद और विधानसभाएं इत्यादि आती हैं। दूसरा अंग जो होता है वो होता है कार्यपालिका, जिसमें भारत में सरकारें आती हैं, सरकारें, सरकारी अफसर इत्यादि। और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि भारत में कार्यपालिका, अगर आप इसमें राजनेताओं को माने, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, अगर मैं अफसरों को इसमें से हटा दूं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जो होते हैं, ये सब लोग भारत में आमतौर पे व्यवस्थापिका का भी हिस्सा होते हैं, इसका भी हिस्सा होते हैं। ये बात सही है कि नहीं है?
भाई भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा के भी सदस्य होते हैं ना, लोकसभा के या राज्यसभा के। जैसे अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में कार्यपालिका एकदम अलग है। बाइडेन साहब कांग्रेस के सदस्य नहीं है। अमेरिकन कांग्रेस जो होती है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में जो कांग्रेस है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके सदस्य बाइडेन साहब को होना जरूरी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा है, भारत में नरेंद्र मोदी को या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर कल को कोई अन्य व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए यह बाध्यता होगी कि या तो वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहे। तो भारत में कार्यपालिका काफी हद तक व्यवस्थापिका का एक अंश होती है। और ये दोनों, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इसमें कम से कम जो राजनीतिक पद होते हैं वो पूरी तरह से जिसको हम कहते हैं जनरलिस्ट पद होते हैं। यानी कि इसमें क्या है, आपको कोई विशेष अलग पढ़ाई, अलग प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। राजनेता बनने के लिए, आपको सांसद बनने के लिए कोई पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं चाहिए होती। आपको मंत्री बनने के लिए भी कोई विशेष डिग्री नहीं चाहिए होती। कोई ऐसी विशेष डिग्री, कोई ऐसी पेशेवर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो इस परिप्रेक्ष्य से जो न्यायपालिका होती है भारत में, उसका स्टेटस थोड़ा अलग है। न्यायपालिका एक तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग होती है, ये इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं होती। और दूसरा, इसके लिए एक पेशेवर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे जजेस जो होते हैं वो आमतौर पर कानून के ज्ञाता होते हैं, काफी उनको कानून का अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं अगर एक इंजीनियर हूं तो मैं जज नहीं बन सकता, मुझे कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये एक पेशेवर संस्था है और ये इन दोनों से अलग मानी जाती है। और भारत के संविधान ने इस व्यवस्था को ऐसे ही प्रचलित किया है। न्यायपालिका, उसकी जैसा कि हम, मेरे ख्याल से मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, न्यायपालिका का सबसे बड़ा गुण जो है वो उसकी स्वायत्तता है, वो उसकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान ने बहुत तरह के प्रावधान किए हैं। आप जानते हैं भारत में जजों को हटाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। आज तक भारत में हायर जुडिशरी के जजों को नहीं हटाया जा सका है, ये भी आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इनके जजों की नियुक्ति को लेकर भी काफी विवाद चले हैं, लेकिन जजों की नियुक्ति भी जज स्वयं करते हैं, उसमें भी सरकार का कोई खास बड़ा योगदान होता नहीं है। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका को एक इन दोनों तंत्रों से अलग रखा गया है, इन दोनों तंत्रों से स्वायत्त रखा गया है। यह बात स्पष्ट हुई। अब सवाल यह आता है कि अगर न्यायपालिका इन दोनों तंत्रों से घुलने मिलने लगे तो क्या उससे देश का शासन जो है वो सुधरेगा या बिगड़ेगा? क्या शासन का स्तर जो है उसमें सुधार आएगा या उसमें गिरावट आएगी? तो इस तंत्र को समझते हुए एक बार इस पर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले जो एक चीज मुझे आपको बहुत संक्षेप में बतानी है, वो चीज क्या है कि हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है 4 तारीख से। याद रखिएगा, हमारा P2I जो है वो 4 तारीख से शुरू हो चुका है। 9 तारीख उससे जुड़ने की आखिरी तारीख है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 9 तक आपके लिए क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस चल रही हैं। कल भी इंट्रो क्लास हुई थी, आज भी क्लास होगी, रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। आप AJ लाइव कोड लगा के 24,999 रुपए में उससे तुरंत जुड़ सकते हैं। P2I बैच है 2025, 2026, 2027 के हमारे जो अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी हैं, उनके लिए ये जरूरी है इस बैच से जुड़ना, उनके लिए बहुत अच्छा बैच है। इसमें आपको डेली 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा, पूरे वर्ष की मेंटोरशिप मिलेगी निरंतर, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ आवासीय सुविधा के अंतर्गत, इसी फीस के अंतर्गत होगा, आपसे और कुछ पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाकर हमारी वेबसाइट या ऐप पर इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए वापस चलते हैं हमारी चर्चा पर। तो भाई हमारी चर्चा में अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका जो है अगर वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से जुड़ना शुरू कर दे तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नई चीज है। जैसे आप देखेंगे भारत में आपको इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे एक भारत में एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, उनका नाम था बहरुल इस्लाम। बहरुल इस्लाम नाम के सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और कांग्रेस पार्टी ने इनको रिटायर होने के बाद राज्यसभा भेजा था। ये राज्यसभा गए, ये राज्यसभा के सांसद बने। ठीक है, बहरुल इस्लाम ने किया। रंगनाथ मिश्रा, बहुत ही प्रसिद्ध रंगनाथ मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये तो भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। इनको भी कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा। ये भी राजनीति में शामिल हुए। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, रंगनाथ मिश्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा P. सथशिवम,
भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। पी फतेह सेवम जो है ये साहब भी भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। इनको कांग्रेस पार्टी ने ही इनके सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बनाया था। ठीक है। इसके अलावा रंजन गोगोई, ये अभी हाल ही की बातें हैं, कुछ वर्षों पहले की, तो शायद आप लोगों ने सुना होगा। रंजन गोगोई साहब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा, इनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। और अब इस सूची में जो लेटेस्ट नाम आ रहा है वो आपके अभिजीत गंगोपाध्याय साहब का आ रहा है। हालांकि इनका नाम अभी पूरी तरह से आया नहीं, तो अभी नहीं लिखते, लेकिन चर्चा जो है वो इन पर चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई भारत में पहली बार हुआ है, ये तो एक छोटी सी लिस्ट है जो मेरे को पता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जहां पर क्या हुआ कि जजेस जो हैं वो जब रिटायर हुए अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने क्या किया, कोई इस प्रकार का रोल जो है या तो सरकार में या फिर संसद में ले लिया। इस प्रकार की बात जो है आमतौर पे चली। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुसार एक बार जब जज सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके किसी भी पद को लेने पर या उसके कोई भी चुनाव इत्यादि लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत का जो संविधान है वो किसी रिटायर्ड जज को एक आम नागरिक मानता है कि एक बार आप रिटायर हो गए तो उसके बाद आप जो है एक आम नागरिक हैं, आप जो है उसके बाद आप पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध होगा नहीं। लेकिन क्योंकि जजों का काम जो है वो इतना महत्वपूर्ण होता है और कई बार जज जो होते हैं, देखिए भारत की किसी भी कोर्ट में जब मामले, खास तौर पे उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जो मामले चल रहे होते हैं उन मामलों में अक्सर एक पक्ष जो होती है वो सरकार होती है। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा अक्सर होता है कि नहीं होता कि जजेस जो होते हैं वो जो मामले सुन रहे होते हैं उनमें एक पक्ष सरकार होती है। तो ऐसे में जजों का राजनीतिक नियुक्तियों को स्वीकार करना हमेशा इस बात की ओर एक संदेह पैदा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है वो जजों को प्रलोभन दे रही है कि आप लोग जो है हमारे पक्ष में अगर फैसला देंगे, अगर आप हमारी नीतियों का समर्थन करेंगे, अगर आप हमारे जो सरकार के निर्णय हैं उनको रद्द नहीं करेंगे, उनकी तरफ थोड़ी नरमी दिखाएंगे, तो आपके रिटायरमेंट के बाद हम आपको एक बड़ा पद दे देंगे। क्या इस तरह की कोई डील, क्या इस तरह का कोई समझौता नहीं किया जा रहा है? इसका शक, इसका संदेह जो है वो जनमानस में हमेशा से उठता आया है। यह बात सही है, ठीक है, यह बात सत्य है कि इसका संदेह जो है वो हमेशा से होता आया है। अब देखिए, जजों के राजनीति में जाने के पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि भैया एकदम ही गलत है। जजों के राजनीति में जाने के अगर मैं पक्ष की बात करूं तो यार देखो, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर टैलेंट की बहुत कमी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप मानते हो कि नहीं मानते कि यार हमारे देश में जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, क्या हम ये नहीं चाहते कि ज्यादा टैलेंटेड लोग, ज्यादा प्रतिभाशाली लोग जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा उल्लेखनीय काम किया है वो लोग राजनीति में आए? ये तो हम सभी चाहते हैं। हम लोग अक्सर इस बात की आमतौर पर शिकायत भी करते हैं कि यार हमारे देश के जो नेता हैं वो तो कुछ खास ट्रेंड नहीं है, वो तो पढ़े लिखे नहीं है। अक्सर इस तरह की शिकायत की जाती है कि राजनेता बनने के लिए तो कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए होती। कई बार अनपढ़ व्यक्ति या वो व्यक्ति जो एक अपराधी प्रवृत्ति का रहा है उस तरह का व्यक्ति राजनेता बन जाता है। तो अगर उस तरह का व्यक्ति नेता बन रहा है तो क्या यह राजनीति के हित में नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक सम्मानित न्यायाधीश रहा है, जिसको कानून की बेहतर समझ है, वो व्यक्ति जज बने? क्या यह बेहतर नहीं है? तो निश्चित तौर पर राजनीति में एक बेहतर टैलेंट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीति में आपको बेहतर टैलेंट देखने को मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारे जीवन कानून का पालन किया है, कानून का पालन करवाया है, जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाई की है, सारी जिंदगी शैक्षणिक काम किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसके अलावा इनको शासन प्रशासन का भी अनुभव है। देखिए, क्योंकि अक्सर जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस होते हो तो आप सरकार के साथ भी काम करते हो, आप सरकारी नीतियों को भी समझते हो, तो इनको सरकारी नीतियों की भी समझ है। क्योंकि आमतौर पे सरकार की अधिकांश नीतियां जो होती हैं वो कोई ना कोई उनको चुनौती देता ही है। तो जजेस जो है वो हमेशा इन नीतियों को पढ़ते हैं, इनको एग्जामिन करते हैं कि क्या ये नीतियां जो हैं ये कानूनी तौर पे सही हैं या फिर नहीं है, ये न्यायोचित है या नहीं है। अक्सर जजेस इसके बारे में इसको वे करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सरकारी नीतियों की इनको निश्चित तौर पर समझ होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जजेस के राजनीति में आने का एक और लाभ जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध सुधरेंगे। ये हमने अक्सर देखा है। देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताऊंगा।
अक्सर क्या होता है कि सरकार जो है वो न्यायपालिका पे आरोप लगाती है कि यार न्यायपालिका जो है ना वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझती, कि भाई प्रैक्टिकल तौर पे हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, हम सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका बड़ी लकीर की फकीर बनी रहती है, नियमों की पक्की बनी रहती है। लेकिन हर नियम का प्रैक्टिकली पालन नहीं हो सकता ना, कुछ चीजें प्रैक्टिकल सुधार करने के लिए आवश्यकता होती है, न्यायपालिका उनको नहीं समझती। वही न्यायपालिका यह कहती है कि यार सरकार पहले तो उल्टी सीधी नीतियां बना देती है, उसके बाद जब हम उन्हें रद्द कर देते हैं तो हमारी आलोचना करती है, यह बात तो ठीक नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द किया, अब देखिए इसको रद्द करने से कितना बड़ा मेहम फैला, कितना बड़ा एक संकट पैदा हुआ। तो अब जो है जबकि जब यह नीति बनाई जा रही थी, अगर उस समय ही न्यायिक ओपिनियन को और बेहतर तरीके से लिया गया होता, जो न्यायिक विचार है उसका बेहतर समावेशन किया गया होता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तो शायद अगर उस समय आपके पास सरकार में या संसद में कुछ ऐसी न्यायिक आवाजें होती जो सरकार को बताती कि भैया आप जो कर रहे हैं वो न्यायपालिका का टेस्ट पास नहीं करेगा, ये न्यायपालिका के सिद्धांतों के विपरीत जाएगा, तो आप इसमें यह परिवर्तन करें, ये इसमें सुधार करें ताकि यह स्कीम चलती भी रह सके और न्यायपालिका इसको फेल भी ना करे, न्यायपालिका इसे कैंसिल भी ना करे। तो एक बेहतर सामंजस्य की स्थिति जो है वो सरकार और न्यायपालिका में बनेगी, तो उससे सरकार भी ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे जिसको जो न्यायपालिका पास कर देगी, और न्यायपालिका भी समझेगी कि भाई सरकार जो कर रही है उसकी क्या मजबूरियां हैं, सरकार जो है उसके ऊपर किस प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। आमतौर पे ये एक चीज जो है, ये एक और चीज लागू होने की संभावना है। यह माना जाता है कि राजनीति में जो अपराधीकरण आ गया है वो कम होगा, राजनीति का अपराधीकरण जो है वो कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई अपराधी जो हैं उनकी बजाय आप जो है, अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र से, भाई नागरिक भी तो सोचेगा ना ये बात कि यार अगर मेरे क्षेत्र से एक अच्छे सम्मानित जज को टिकट दिया जा सके और अगर एक किसी बहुत ही बड़े अपराधी को टिकट दिया जाए, तो यार मतलब नागरिक को भी ऐसा प्रतीत होगा कि यार मैं जज को वोट दूंगा। राजनीतिक दलों को भी बेहतर विकल्प मिलेंगे, बेहतर टैलेंट मिलेगा जिसके जरिए वो अपना जो प्रतिनिधित्व है वो कर पाएंगे। और सबसे आखिरी बात यार ये है कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों के पास अकूत अनुभव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो जजों के अनुभव का प्रयोग किया जा सकेगा। पर यह अपने आप में क्रिमिनल वेस्ट है कि नहीं है कि यार आपने क्या कर दिया, एक जज जो 65 साल का हो गया, जिसने अपना सारा जीवन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गुजारा और वो उसके पास इतना दुनिया भर का अनुभव है, लेकिन अब वो आदमी घर पे खाली बैठा हुआ है, अपने नाती पोतियों को कहानियां सुना रहा है। तो आपके हिसाब से ये क्या उसके अनुभव का सही प्रयोग है? उसके अनुभव का शायद बेहतर प्रयोग सरकार में किया जा सकता है, संसद में किया जा सकता है, उसके पास बेहद ज्यादा अनुभव है, तो ये उसके अनुभव का हम प्रयोग कर सकते हैं। भारत में राजनीति में तो कोई आयु सीमा होती नहीं है, तो कम से कम आप देख सकते हैं कि भाई 65 साल की एज में जज रिटायर हो जाता है, 75-80 साल तक तो हमारे यहां लोग राजनीति सरलता से कर लेते हैं। तो अगले 10-15 साल जो है वो व्यक्ति जो है अपने अनुभव के देश को दे सकता है और देश सेवा उससे कर सकता है और उसके अनुभव का से देश को लाभ मिल सकता है। तो पक्ष में निश्चित तौर पे आप ये सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई इसके विपक्ष में क्या बिंदु हैं, तो पहला ऑब्वियस बिंदु जो इसमें आता है, वो पहला ऑब्वियस बिंदु इसमें जो आता है वो आता है जो एक बार स्वर्गीय अरुण जेटली, मुझे अभी भी याद है, अरुण जेटली साहब जब वो विपक्ष में नेता हुआ करते थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने एक बार ये प्रस्तावित किया था और उनका वो भाषण मेरे को अभी तक याद आता है जिसमें उन्होंने बहुत जोर शोर से ये बात कही थी कि जजेस के किसी भी प्रकार की नियुक्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था, उनका इसमें एक स्टेटमेंट है, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट्स कैन अफेक्ट द प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद के पद के ऑफर जो होते हैं वो सेवानिवृत्ति के पहले के जो निर्णय हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। यह बात अरुण जेटली साहब ने राज्यसभा में कही थी, ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब यह है निश्चित तौर पे न्यायपालिका की निष्पक्षता जो है, जो न्यायपालिका का सबसे बड़ा गुण है। भाई किसी देश की न्यायपालिका से सबसे बड़ी अपेक्षा आपकी क्या होती है? कि न्यायपालिका निष्पक्ष हो, यह आपकी सबसे बड़ी अपेक्षा है न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह आ जाता है और यह संदेह समय समय पर व्यक्त भी किए गए हैं।
रंजन गोगोई साहब के समय में हमने देखा कि सेवानिवृत्ति के पहले गोगोई साहब ने ऐसे बहुत सारे निर्णय दिए जो सरकार के पक्ष में थे, और सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद ही उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। तो ये जो है न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यायपालिका जो जजेस जो हैं वो रिटायर होने के जस्ट पहले क्या कर रहे हैं, सरकार के साथ किसी तरह की कोई डील कर रहे हैं कि आपके पक्ष के हम निर्णय देंगे, उसके बदले में आप हमें एक बड़ा पद जो है, एक अच्छा पद हमारी सेवानिवृत्ति के बाद दे दीजिएगा। एक बड़ा जो इसमें तर्क है वो निश्चित तौर पर यह आता है कि यार ये तो हो ही सकता है, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा तर्क जो इसमें आता है वो आता है कि इसमें कई बार न्यायपालिका की गरिमा कम होती है। आपको बताता हूं ये मैं कैसे, कि कई बार क्या होता है, न्यायपालिका की गरिमा कम होती है। देखिए होता क्या है, न्यायपालिका की गरिमा कम कैसे हो जाती है कि भारत में चीफ जस्टिस का जो पद होता है आमतौर पे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब सतसेवम साहब चीफ जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल का पद लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसको यह माना जा सकता है कि सतसेवम साहब जो हैं वो जिस रैंक पर थे उससे नीचे की रैंक पर चले गए। यानी कि आपने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब एक राज्यसभा के सांसद से कहीं ऊंचे पद पर थे, कहीं बड़े पद पर थे, तो अब उन्होंने रिटायर होने के बाद जो है अगर एक ये राज्यसभा के सांसद का पद लिया है तो ऐसा लगता है कि वो जैसे अपने लेवल में नीचे आ गए, जिस स्तर पे वो थे उससे वो नीचे आ गए। तो न्यायपालिका की जो गरिमा है उससे कॉम्प्रोमाइज होता है कि जजेस जब रिटायर हो जाते हैं तो आप उन्हें निचले पदों पर काम दे रहे हैं, ऊंचे पदों पर काम नहीं दे रहे। इससे न्यायपालिका की छवि जो है वो खराब होती है। इसके अलावा अगर जजेस को चुनाव लड़ना है तो कई बार एक और इसमें बहुत बड़ा खतरा है जिसको हम कहते हैं कि न्यायपालिका जो होती है वो लोकप्रियता के लिए काम कर सकती है। न्यायपालिका जो है वो लोकप्रियता की तलाश कर सकती है, ये एक और इसमें बहुत बड़ा खतरा है। देखिए जजेस को इसीलिए, जैसे दुनिया में कई देशों में क्या होता है, जजेस का भी चुनाव होता है, भारत में इसीलिए जजेस का चुनाव इत्यादि की प्रक्रिया नहीं रखी गई ताकि जजेस जो है वो लोकप्रिय होने की तलाश ना करें। भाई लोकप्रिय हो, जैसे आज मान लीजिए सरकार है या सांसद है कोई या विधायक है कोई, तो सरकार को कई बार ऐसा लगता है कि ये कड़े कदम हमको उठाने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? क्योंकि सरकार को पता है अगर ये कड़ा कदम उठाएंगे तो जनता हो सकता है आने वाले चुनाव में नाराज हो जाए और वोट ना दे। ये बात सही है कि नहीं? ऐसा होता है कि जनता, इसलिए सरकार अक्सर इसको कहते हैं ना पॉपुलिस्ट होती है, जनता को खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन न्यायपालिका पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है, न्यायपालिका पे ऐसा कोई नियम नहीं है। न्यायपालिका कठोर हो सकती है, न्यायपालिका पूरी तरह से कानून का पालन कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका को कभी भी जनता को फेस नहीं करना होता, न्यायपालिका को कभी जनता के वोट नहीं चाहिए होते। लेकिन अगर कोई जज जो है वो निर्णय दे रहा है और निर्णय देने के साथ साथ उसके दिमाग में यह भी है कि अगले वर्ष या कुछ महीने बाद मुझे चुनाव लड़ना है, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वो जज जो है वो एक कुछ इस प्रकार के निर्णय देने की कोशिश करेगा जिससे जनता के बीच में वो लोकप्रिय हो जाए। और ऐसा करने के लिए वो शायद जो है अपनी जो न्याय के सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन भी करना शुरू कर सकता है। तो गंगोपाध्याय साहब जो है उन पर एक आरोप यह भी लगा है कि पिछले कुछ समय से बड़े पॉपुलर डिसीजन दे रहे थे, ऐसे निर्णय दे रहे थे जिससे छात्र बड़े खुश हो रहे थे। और ये उन पर अब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसा वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है और वो युवाओं के वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहते थे। तो ये भी एक संकट जो है, ये भी एक खतरा जो है, ये न्यायपालिका के सामने उत्पन्न होता है। तो ये जो सवाल है बेटा कि जजेस को उनको सक्रिय राजनीति में आने देना चाहिए या फिर नहीं, इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है, इसका कोई सरल उत्तर नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा विचार इस पर जानना चाहते हैं तो मेरा यह मानना है कि पहली चीज, जजों का यह मूल अधिकार है, जैसा किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार होता है कि वो देश की राजनीति में योगदान करे, ये उनका निश्चित तौर पर अधिकार है, उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन तब भी क्योंकि जजेस कुछ ऐसे पदों पर होते हैं जहां पर वो देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों का निर्णय लेते हैं, तो इसीलिए उनके लिए एक कूलिंग ऑफ की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। कूलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हुआ, जब जैसे ही कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ, उसको उसके तुरंत बाद कोई पद नहीं मिलना चाहिए। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से सेवानिवृत्त होता है, तो इस तरह का कानून बनना चाहिए। ये मेरा विचार है, आप इससे असहमत हो सकते हैं, कि मान लीजिए 2 वर्ष, कि अगले 2 वर्ष तक वो ना तो कोई चुनाव लड़ेगा
ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि ना तो वो कोई चुनाव लड़ेगा, ना ही वो कोई सरकारी पद लेगा। ये जो है, अगर इस तरह का नियम आप बनाते हैं तो ये निश्चित है कि भाई सरकार फिर जो एक निष्पक्षता पे शक है, क्योंकि कोई भी आदमी इतने लॉन्ग टर्म की डील नहीं करेगा ना, मैं पहले रिटायर होऊंगा फिर उसके 2 या 3 साल बाद मैं कोई पद लूंगा, इस तरह की डील शायद कोई व्यक्ति नहीं करेगा। तो निष्पक्षता पे जो सवाल है और लोकप्रियता की जहां तक बात है, तो आप यार अगर लोकप्रिय निर्णय आज ले रहे हो तो जनता तो भूल जाएगी ना उसको 2 साल के अंतर्गत। तो ये कूलिंग ऑफ का प्रावधान जो है वो इसमें लाया जाना चाहिए। ये अपने आप में एक जरूरी चीज है, ये मेरे को व्यक्तिगत तौर पे लगता है, क्योंकि न्यायपालिका, बाकी सारी बात सही है कि टैलेंट की बहुत आवश्यकता है, ये बात सही है, लेकिन तब भी न्यायपालिका की निष्पक्षता जो है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और न्यायपालिका केवल निष्पक्ष होनी नहीं चाहिए, लोगों को निष्पक्ष लगनी भी चाहिए। तो उसके लिए यह बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस तरह का एक कूलिंग ऑफ का नियम जो है न्यायपालिका पे लगाया जाए। चलिए, तो ये था एक एक्सप्लेनर वीडियो इस पूरे विवाद का, इस पूरे प्रकरण का। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद ये पूरा जो चर्चा है, ये पूरा डिस्कशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे किसी भी पेपर में, किसी भी परीक्षा में अब इस पे पूछा जाता है तो आप एक बहुत ही संतुलित, बहुत ही बेहतरीन उत्तर जो है इस पर लिखकर आ सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने विचारों को इस पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर आप इतना विचार अभिव्यक्त करके आ जाएंगे किसी भी प्रश्न में या किसी भी इंटरव्यू में, तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए, जाने के पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है 4 तारीख से, यानी कि कल से। और अब जो है उससे जुड़ने की आखिरी तारीख जो है वो है 9 तारीख। तो 9 तारीख तक उससे आप जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड आपको लगाना है जो मेरे नाम पे आधारित है। 24,999 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। P2I बैच है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको कराएगा। 2025, 2026, 2027 इन तीनों वर्षों में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको इसमें 3 घंटे का लाइव लेक्चर रोज मिलेगा, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, हमारे कैंपस में रखेंगे। वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि मेंस की तैयारी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा, यानी कि इसी फीस के अंदर वो समावेशित है। तो आप इस बैच से आज ही जुड़ जाइए, अपना समय बिल्कुल व्यर्थ मत कीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार दीजिए। मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।